नमस्कार साथियों, मैं अर्चना आप सभी का जज करने में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इतिहास। इतिहास की आज हमारी ये सेकंड क्लास रहने वाली है। फर्स्ट क्लास जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि इतिहास शब्द जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, इतिहास शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, इतिहास के पिता कौन है, आदि जानकारी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में हासिल की है। आज हमारी सेकेंड क्लास है। इस क्लास में हम लोग जानेंगे इतिहास के साक्ष्य, यानी जो हमारा इतिहास है, वर्तमान में हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसके हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यानी कहाँ से प्रूफ मिला है कि ये इतिहास है। ठीक है, आज की क्लास हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए जिस भी एग्जाम में हमारा हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा, बहुत ही बेहतरीन आज की क्लास रहने वाली है। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? इतिहास के साक्ष्य। देखिए इस इतिहास के जो साक्ष्य हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, यानी तीन तरह से हम लोग इतिहास के साक्ष्यों को डिवाइड करेंगे। पहला क्या है, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य रहेगा, दूसरा हमारा साहित्यिक साक्ष्य रहेगा और तीसरा हमारा विदेशी विवरण रहेगा। नोट करते हुए चलना है। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है इसमें हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। सेकंड टाइप हमारा क्या है? साहित्यिक साक्ष्य। सभी लोग साहित्यिक साक्ष्य तो जानते ही है ना, साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य। और थर्ड हमारा रहेगा विदेशी विवरण। क्या है? विदेशी विवरण। अब बात करते हैं, पहला हमारा टाइप है इसमें साहित्यिक साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य। देखिए पहले तो इनको ऐसे ही समझते हुए चलना है। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या होता है? पहले तो आप लोग ये बताएंगे कि पाषाण का मतलब क्या होता है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पुरातात्विक साक्ष्य, देखिए पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? जो भी प्राचीन समय में कोई भी सभ्यता रही हो, जिसके बारे में हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसको पुरातात्विक साक्ष्य यानी पुरातात्विक जानकारी कहते हैं। साहित्यिक साक्ष्य का मतलब क्या होता है? किसी भी साहित्य से अगर हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिली है तो उसे हमने साहित्यिक साक्ष्य कहा है। थर्ड हमारा विदेशी विवरण, यानी जो भी हमारी इंडिया में विदेशी लोग आए थे, उन्होंने हमारे इतिहास के बारे में या हमारे भारत के बारे में जो भी अपनी पुस्तक में लिखा, उनकी जो पुस्तक है उसको हमने पढ़ा, उससे हमें जो जानकारी मिली है तो उसे कहते हैं विदेशी विवरण। यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलिए अब फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है इसमें? पुरातात्विक साक्ष्य। इसको देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या होता है। तो देखिए पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि अभिलेख हुए, शिलालेख हुए, ताम्र पाषाण जो ताम्र पुरातात्विक साक्ष्य हुए, ठीक है, और पत्राभिलेख हुए, गुहाभिलेख हुए। इस प्रकार से जो भी अभिलेख, पहला इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? अभिलेख। पहले क्या पढ़ेंगे? अभिलेख। देखिए अभिलेख कौन कौन से होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में? पहला है इसमें कौन सा? शिलालेख। पहला है शिलालेख, इसी में शिलालेख आएगा। अगला हमारा आएगा स्तंभ लेख। क्या है? स्तंभ लेख है। तीसरा हमारा है गुहाभिलेख। क्या है? गुहाभिलेख। और चौथा हमारा रहेगा इसी में गुहाभिलेख के बाद भित्ति चित्र। क्या है? भित्ति चित्र। अब देखिए ये सारे साक्ष्य किसमें आएंगे? पुरातात्विक साक्ष्य में आएंगे, यानी अभिलेख किसमें आएंगे? पुरातात्विक साक्ष्य में आएंगे।
देखिए शिलालेख क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है, गुहाभिलेख क्या होता है और भित्ति चित्र क्या होता है। एक एक पॉइंट से जानिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वर्तमान में किस प्रकार से आते हैं कि शिलालेख क्या होता है, यही क्वेश्चन आता है ना कि स्तंभ लेख क्या होता है, गुहाभिलेख क्या होते हैं या फिर भित्ति चित्र क्या होते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट हमारा जो शिलालेख दिया गया है इसको जानेंगे। देखिए शिलालेख क्या होता है, शिला का मतलब तो सभी लोग जानते हैं ना, कोई भी पत्थर होता है। मान लीजिए ये पत्थर है, ठीक है, इसका जो फ्रंट का पार्ट रहेगा इसको सपाट करवा दिया जाता था, यानी जो फ्रंट यानी सामने का पार्ट रहता था उसको प्लेनिंग करवा दी जाती थी उस पर, और प्लेन होने के बाद उस पर कुछ लिखवा दिया जाता था, यानी कोई भी लिपि के द्वारा कुछ भी लिखवा दिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाता था, शिलालेख। क्या बन गया हमारा, शिलालेख बन गया। अब देखिए क्वेश्चन हमारा अब एग्जाम में आता है कि शिलालेख किसे कहते हैं। तो शिलालेख किसे कहते हैं, शिलाओं पर जो लेख लिखवाया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि शिलाओं को सपाट करवा दिया जाता था, फिर उस पर किसी भी लिपि के द्वारा कुछ लिखवा दिया जाता है। देखिए खासकर क्या होता है, जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, अपनी राज आज्ञाएं इस पर लिखवा देते थे, ठीक है। राजा की जो आज्ञाएं होती हैं वो इसी पर लिखवा देते थे, जिसे सारी प्रजा फॉलो करती थी। तो देखिए इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा बनेगी कि शिलाओं पर लिखे गए लेख क्या है, शिलाओं पर लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं, शिलालेख कहलाते हैं। पिछली बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है कि शिलालेख किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन उसमें दिए गए थे, शिलाओं पर लिखे गए लेख, दूसरा ऑप्शन था खंबे पर लिखे गए लेख, तीसरा ऑप्शन था दीवारों पर लिखे गए लेख, और चौथा ऑप्शन था हमारा जमीन पर लिखे गए लेख। ये ऑप्शन में दिए गए थे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा उस क्वेश्चन का कि शिलाओं पर लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं, शिलालेख कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्येक लाइन इसमें शिलालेख है, याद रखना है, प्रत्येक लाइन क्या है, अपने आप में एक शिलालेख है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि सर्वाधिक शिलालेख कब लिखवाए गए थे, सम्राट अशोक के काल में लिखवाए गए थे। किसके काल में, अशोक के काल में। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि अशोक जो इसका काल रहा था, तो अशोक के काल में 8 स्थानों से शिलालेख प्राप्त हुए थे। कितने स्थानों से, 8 स्थानों से, 8 स्थानों से शिलालेख प्राप्त हुए थे। कितने स्थानों से, 8 स्थानों से शिलालेख प्राप्त हुए थे मौर्य काल में, अशोक सम्राट के शासन काल में, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला इसमें जो हमारा टाइप दिया गया है क्या है, स्तंभ लेख, इसे भी यहीं पर समझिए क्या है, स्तंभ लेख। स्तंभ का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बताएंगे कि स्तंभ का मतलब क्या होता है। तो स्तंभ का मतलब होता है खंभा, जिसे हम लोग आपने देखा होगा जब हम घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें जो खंभा खड़ा किया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्तंभ लेख कहते हैं। स्तंभ लेख का जो हम लोग मैप बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ऐसा स्तंभ होता है ना, ये स्तंभ हो गया, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसकी मैपिंग रहती है, ये क्या है, स्तंभ है। अब देखिए स्तंभ की जो डेफिनेशन बनेगी इसकी क्या बनेगी कि स्तंभ या खंभे पर लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं, लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं,
तो स्तंभ लेख कहलाते हैं। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमारी डेफिनेशन निकलकर बाहर आ जाएगी कि स्तंभ लेख किससे कहते हैं, खंबे पर लिखे गए लेख स्तंभ लेख कहलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से नहीं आता है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से आएगा। क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए, स्तंभ लेख हमें सब सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सर्वाधिक स्तंभ लेख हमें मौर्य काल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मौर्य काल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो अशोक ने स्तंभ लेख लिखवाए थे उसकी एक डेफिनेशन बनती है अलग से, क्वेश्चन वहीं से हमारा आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर किसी पशु का अंकन था। किसका अंकन था, पशु का अंकन मिलता है। ठीक है, पशु का अंकन कहाँ मिलता है, यहाँ टॉप पर पशु का अंकन मिलता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यष्टि या लाट। क्या कहते हैं, यष्टि या लाट कहते हैं। आपने कहते हुए सुना होगा अशोक की लाट। तो अशोक के द्वारा जो स्तंभ लेख लिखाए गए थे उसको यहाँ पर कहते हैं यष्टि या लाट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यष्टि या लाट कहते हैं। अब देखिए यहाँ मूल रूप से जो अशोक ने अपनी राज आज्ञाएं लिखवाई थी वो किसने लिखवाई थी, तो उनकी संख्या थी 7। मूल रूप से लाइनें कितनी हैं, तो 7 हैं। मूल रूप से 7 लाइनें हैं। कितनी हैं, 7 हैं। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये बनता है कि इस स्तंभ लेख का निर्माण किससे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, अच्छे से नोट करना है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्तंभ लेख किससे निर्मित होता है, खासकर जो अशोक सम्राट के शासनकाल में बनाया गया था। तो ये किससे प्राप्त होता है, चूनार के पीले पत्थर से। इसका निर्माण किससे हुआ है, चूनार के पीले पत्थर से। किससे हुआ है, चूनार के पीले पत्थर से स्तंभ लेख का निर्माण हुआ है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। चलिए अगला इसमें देखिए हमारा क्या है, गुहाभिलेख। गुहाभिलेख को भी यहीं पर समझते हुए चलना है। क्या है, गुहाभिलेख। तो गुहाभिलेख को समझेंगे कि ये क्या होता है। तो देखिए गुहा, इसको जब हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो बाहर क्या निकल कर आएगा, गुफा। बाहर हमारा वर्ड क्या निकलेगा, गुफा। अब इसकी डेफिनेशन बनाइए, क्या डेफिनेशन बनेगी कि गुफाओं पर, कहां पर, गुफाओं पर लिखे गए लेख, लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं, तो गुहाभिलेख कहलाते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि गुफाओं पर जो लेख लिखाए गए थे इनको क्या कहते हैं, तो गुहाभिलेख कहते हैं। ठीक है, अब देखिए गुहाभिलेख की जब हम मैपिंग करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये होता है। ठीक है, और यहाँ पर इस टाइप में ये गुफा बनी होती है। गुफा में कभी गए हो ना आप लोग, अन्नपूर्णा या किसी, जब देखिए कोई भी मंदिर होता है खासकर उसमें हमें गुफा देखने को मिल ही जाती है। तो गुफा में जब हम प्रवेश करते हैं तो गोल टाइप में ऊपर होता है ना नाम, अगर नहीं गए हो तो कभी घूम के देखिएगा, गुफा में प्रवेश कीजिएगा तो इसी प्रकार का दरवाजा वहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो गुफाएं थी तो यहाँ पर कुछ लिखवा दिया जाता था, यानी जो भी लेख होते थे यहाँ पर लिखवा दिए जाते थे। तो इसे क्या कहते थे, गुहाभिलेख कहते थे। एक पॉइंट हमारा बनता है कि सर्वाधिक गुहाभिलेख किस काल में लिखाए गए थे, तो ये भी मौर्य काल में लिखाए गए थे। क्वेश्चन हमारा आता है कि सर्वाधिक गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो अशोक सम्राट के काल में हुआ था। क्यों हुआ था, उसका एक रीजन था कि अशोक का पौत्र, उसका नाम क्या था, अशोक के पौत्र का नाम था दशरथ। ठीक है,
अशोक के पुत्र का नाम था दशरथ। पौत्र की बात हो रही है, यहाँ पर पुत्र की बात नहीं हो रही है। पुत्र और पुत्री अशोक के दो ही थे, संघमित्रा और महेंद्र। पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर अशोक के पौत्र की। तो पौत्र का नाम क्या था? दशरथ था। देखिए, अशोक का पौत्र दशरथ और अशोक दोनों ने मिलकर जो आजीवक संप्रदाय होता है, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए क्या बनवाया था? गुफाओं का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन आता है कि आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए किस राजा ने गुफाओं का निर्माण करवाया? तो कौन सा राजा हो जाएगा? सम्राट अशोक। इसने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अब हमारी गुफाएं भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट में हमारा लास्ट में बचा है भित्ति चित्र। क्या बचा है? भित्ति चित्र। तो उसको भी जान लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला हमारा पॉइंट क्या है? भित्ति चित्र। तो देखिए, भित्ति चित्र को, भित्ति चित्र को देखते हैं तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो भित्ति चित्र है, सबसे पहले इसका साक्ष्य हमें भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो देखिए एक स्थान है, क्या है? स्थान भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका। सबसे पहले हमें भित्ति चित्र के साक्ष्य भीमबेटका से प्राप्त हुए थे। लेकिन अब क्वेश्चन हमारा यहीं पर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन हमारा ये आता है कि भीमबेटका किस राज्य में है भारत के? तो मध्य प्रदेश, यानी कह सकते हैं एमपी में है। जिला अगर बात की जाए किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ है? रायसेन जिले में है भीमबेटका। इससे क्वेश्चन हमारे बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखिएगा, सेकेंड पॉइंट हमारा ये बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारतीय चित्रकला के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये कहाँ से मिलते हैं? भीमबेटका से मिलते हैं। क्या मिलते हैं? भारतीय इतिहास में जो चित्रकला के प्रथम साक्ष्य हैं वो भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। अगले पॉइंट में लिखेंगे भारतीय इतिहास के, भारतीय इतिहास में चित्रकला के प्रथम साक्ष्य। ठीक है, प्रथम साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। देखिए भीमबेटका से किस प्रकार मिलते हैं? जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका है उसमें जो दीवारें हैं, देखिए भित्ति चित्र क्यों कहा गया, इसका एक रीजन था। भित्ति का मतलब क्या होता है? भीतर, और चित्र का मतलब क्या होता है? चित्र। जो भी चित्र दीवारों के भीतर अंकित किए गए थे उसे भित्ति चित्र कहा गया। तो भीमबेटका ऐसा स्थान था जहां पर भीतर दीवारों में चित्र अंकित किए गए थे। ठीक है, दीवारों में चित्र अंकित किए गए थे। लेकिन क्या हुआ, फिर हमारा एक पॉइंट यहाँ पर ये बना कि कौन कौन से चित्र अंकित किए गए थे? तो आपने प्राचीन समय में देखा होगा जो लोग शिकार करते थे, तो कहीं कहीं तो हमें शिकार करते हुए कोई बहेलिया है वो शिकार कर रहा है, इस प्रकार के चित्र मिले। कहीं तो युद्ध हो रहा है तो उस प्रकार का चित्र का अंकन था। कहीं सारी महिलाएं या पुरुष बैठे हुए हैं, इस प्रकार का चित्र का अंकन था। तो ये सारे भीमबेटका से प्राप्त हुए थे। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो भीमबेटका है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो विष्णु श्रीधर के द्वारा भीमबेटका की खोज की गई है। खोज किसके द्वारा की गई है? विष्णु श्रीधर के द्वारा। ठीक है, विष्णु श्रीधर के द्वारा भीमबेटका की खोज की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे भीमबेटका से संबंधित। ये हमारा फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में चित्रकला के
प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जिसकी खोज विष्णु श्रीधर के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए हम लोग अभिलेख यानी पुरातात्विक साक्ष्य कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इसमें साहित्यिक साक्ष्य यानी हमें इतिहास के बारे में साहित्यों से कैसे पता चला। ठीक है, साहित्य तो सभी लोग जानते हैं ना। चलिए बहुत अच्छे। क्या हमारा टॉपिक अगला है इसमें पॉइंट साहित्यिक साक्ष्य। तो डालेंगे, हेडिंग बनाएंगे साहित्यिक साक्ष्य में। सबसे पहले हम लोग पॉइंट बनेगा हमारा साहित्यिक साक्ष्य में, सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे। इस पर आएंगे सेकंड पर, क्या है? साहित्यिक साक्ष्य। इसमें साहित्यिक साक्ष्य में सबसे पहला कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य। तो देखिए ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो देखिए ब्राह्मण साहित्य में कई सारे ग्रंथ हो गए, जैसे कि यहाँ पर पहला है वेद। क्या है? वेद। दूसरा है हमारा पुराण। क्या है? पुराण। तीसरा है रामायण। ठीक है, और अगला है हमारा भगवद गीता। ठीक है, भगवद गीता। अब बताइए, क्या वेदों से आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? बिल्कुल करेक्ट है, वेदों के बारे में हमें इतिहास से जानकारी मिलती है। क्या पुराण या रामायण से जानकारी मिलती है? बिल्कुल मिलती है। जैसे कि रामायण से एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आपने राम को देखा है? नहीं देखा है ना, किसी ने नहीं देखा है, बट इमेज देखी है ना, सभी ने फोटो देखा है ना उनका। लेकिन वर्तमान में जो हमें इमेज दिखाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो भी हमारी स्टोरी दिखाई जाती है वर्तमान में, उनकी इमेज होती है। रियल की इमेज ना तो आपने देखा है ना हमने देखा है। किसी ने देखा है रावण कैसा था? नहीं देखा है ना। किसी ने ना तो राम देखे हैं ना रावण देखे हैं, लेकिन रामायण से हमें पता चलता है उनके बारे में। ठीक है, उनकी छवि भी वर्णित है और कार्य भी वर्णित हैं। क्या आपने देखा था कि समुद्र को पार करके राम जी श्रीलंका गए थे? नहीं देखा था ना। इस पुस्तक में हमें बताया गया है कि राम ने समुद्र पार किया और श्रीलंका गए और रावण का वध किया, ये दिखाया जाता है ना। ऐसा कहा जाता है हनुमान जी के बारे में, ना आपने देखा है ना हमने देखा है, लेकिन इस पुस्तक में कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। क्या इम्पॉसिबल है? आज के दौर में आप कल्पना करके देखिए, इम्पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी संभव नहीं है। तो इस प्रकार की जो भी जानकारी देखिए, हालांकि हम इसे पूर्णता निहत्था नहीं कह सकते, झूठा नहीं कह सकते, कुछ तो कारण रहे होंगे जो लोगों ने इतना। आज आप देखिए थोड़ी बात होती है बट लोग उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो यही शायद इन ग्रंथों में भी रहा होगा। जैसे कि आज का एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई भी बच्चे की मान लीजिए जॉब लग जाती है, अगर जॉब लग गई तो क्या होता है कि वाह बेटा बहुत पढ़ता था, रात दिन पढ़ता था। अगर बेटा पढ़ता नहीं है, जॉब लग गई, फिर भी बेटा पढ़ता था। अगर बेटा रात दिन पढ़ता है, जॉब नहीं लगी, वो तो निठल्ला था, पढ़ता ही नहीं था। ठीक है, इसलिए लोगों की ना कहें, लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, यही हमारे ग्रंथों में भी होता है। छोटी सी बात होती है बट लोग उसे बढ़ा चढ़ाकर कहने का प्रयास करते हैं, यानी अतिशयोक्ति कर देते हैं उसमें। ठीक है, चलिए तो रामायण, भगवद गीता, पुराण, वेद, ये सारे से हमें जानकारी मिलती है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। अब ये तो थे ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे, ये हमारा था धार्मिक साहित्य। क्या था? धार्मिक साहित्य था, धार्मिक साहित्य। लेकिन
इसमें नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे धर्मेतर साहित्य। क्या है? धर्मेतर साहित्य। अब इसमें बताइए धर्मेतर साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आएंगे। ये हमारे धार्मिक साहित्य के ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, रामायण और भगवद गीता धर्मेतर साहित्य में आएंगे। जैसे कि अर्थशास्त्र पुस्तक हुई। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। दूसरी है हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? अभिज्ञान शाकुंतलम। थर्ड पुस्तक है इसमें हमारी मुद्रा राक्षस। कौन सी है? मुद्रा राक्षस। और दूसरी नेक्स्ट हमारी फोर्थ है राजतरंगिणी। कौन सी है? राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी। आप देखिए ये हमारे किस प्रकार के साहित्य हैं? धर्मेतर साहित्य। पॉइंट समझने वाला यहाँ पर है कि धर्मेतर साहित्य किसे कहते हैं। तो देखिए जो धर्म से परे हो, जिसमें धर्म की कोई बात नहीं की गई है, उसे क्या कहते हैं? धर्मेतर साहित्य कहते हैं। ठीक है, समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि धर्मेतर साहित्य किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? तो किसकी है? अर्थशास्त्र पुस्तक है चाणक्य की, यानी इसके राइटर है चाणक्य या कौटिल्य भी इनका नाम है। क्या है? चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। क्वेश्चन क्या बनता है कि कौटिल्य की पुस्तक क्या है? तो चाणक्य है। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पुस्तक हमारी है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कालिदास की पुस्तक है। किसकी है? कालिदास की। एक क्वेश्चन आता है कि भारत का शेक्सपियर क्या है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। दोनों फैक्ट याद रखने हैं। पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो विशाख दत्त की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। राजतरंगिणी ये पुस्तक कल्हड़ की है। किनकी है? कल्हड़ की। तो सभी राइटर हमें पता होंगे। इन सभी पुस्तकों में अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस और राजतरंगिणी, इन सभी पुस्तकों में हमें इतिहास के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसलिए ये फैक्ट आपको लिखवाने इम्पोर्टेंट थे। राजतरंगिणी पुस्तक, इसमें भी इतिहास के बारे में लिखा है। मुद्रा राक्षस, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, ये पूरा हमारा ऐतिहासिक साहित्य है। लेकिन ये किस प्रकार के साहित्य हैं? धर्मेतर साहित्य हैं, यानी धर्म से परे हैं। इनमें धर्म की कोई बात नहीं की गई है और ये हमारे धार्मिक साहित्य हैं। ठीक है, वेद, पुराण, रामायण और भगवत गीता। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अगला इसमें पॉइंट करेंगे विदेशी विवरण। अगला फैक्ट हमारा क्या रहेगा? विदेशी विवरण। ठीक है, चलिए विदेशी विवरण क्या होता है अभी हमने आप लोगों को बताया था। विदेशी विवरण में हम अपनी इंडिया के यानी भारत के कोई भी इंडिया के द्वारा यानी इंडिया में जो भी व्यक्ति रहता है उनके द्वारा अगर कोई भी ग्रंथ लिखा गया है तो उसको हम विदेशी विवरण में नहीं लिख सकते हैं। विदेशी विवरण का मतलब ही है कि विदेश से जो भी व्यक्ति आया है उसने हमारे इंडिया के बारे में जो भी लिखा है तो वो हमारा विदेशी विवरण कहलाया है। थर्ड क्या है? विदेशी विवरण। विदेशी विवरण तो देखेंगे विदेशी विवरण
क्या होता है, जैसे बहुत सारे लेखक हुए, विदेशी लेखक हुए, इंडिया में जो भी राजा था उनके शासनकाल में आए और उनके शासन के बारे में लिखा। ठीक है, तो देखिए किसी भी राजा का शासन रहा हो वो हमारा इतिहास ही तो रहा है ना। तो अगर किसी राजा के शासन के बारे में हमें किसी पुस्तक से जानकारी मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, इतिहास का साक्ष्य कहेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए कुछ ऐसे यात्री जो भारत में आए और उन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा, किसी ग्रंथ में लिखा, तो उसे क्या कहते हैं, विदेशी विवरण कहेंगे। ठीक है, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कौन कौन से विदेशी लेखक हुए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ना। चलिए बहुत अच्छे। तो देखिए विदेशी लेखक बहुत सारे हुए हैं, जैसे कि मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज। दूसरा देखिए ये सारे विदेशी लेखक हुए हैं, ये याद रखना है, कोई भी लेखक अपनी इंडिया का शामिल नहीं होगा। मेगास्थनीज है, फाहियान है, हुएनसांग है और इब्न बतूता है। ठीक है, इब्न बतूता। लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ से नहीं आएगा कि विदेशी लेखक कौन कौन है, यानी विदेशी विवरण में किससे मिलता है। क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि इन्होंने पुस्तकें कौन कौन सी लिखी हैं। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका पुस्तक है, ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। सेकंड हमारा फाहियान, तो इसकी पुस्तक है फो को की। ठीक है, फो को की किसकी पुस्तक है, तो फाहियान की है। हुएनसांग इसकी पुस्तक का क्या नाम है, तो सी यू की, सी यू की। ये किसकी पुस्तक है, फाहियान की पुस्तक है। और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहला। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। इंडिका पुस्तक किसकी है, मेगास्थनीज की है। फोको की पुस्तक किसकी है, फाहियान की है। सी यू की पुस्तक हुएनसांग की है। रहला पुस्तक इब्न बतूता की है। लेकिन क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ तक नहीं थमेगा, क्वेश्चन का सिलसिला आगे तक जाएगा। क्यों आगे तक जाएगा, उसका एक रीजन है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है कि मेगास्थनीज हमारे भारत में जब आया था उस समय हमारी इंडिया पर किसका शासन था। क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था, या फिर फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था, हुएनसांग किसके शासन काल में भारत आया था, या फिर इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो हम आप लोगों को अब इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। तो देखिए जो यहाँ पर मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन आया था, मेगास्थनीज। और जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो भी क्रियाएं हुई, जो भी विशेषताएं थी, सब अपनी पुस्तक इंडिका में दर्ज की हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि मौर्य काल की सर्वाधिक विशेषताएं किसकी पुस्तक में अंकित हैं, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में अंकित है। फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड देखते हैं फाहियान, इसकी पुस्तक है फो को की। फाहियान ये किसके शासन काल में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। किसके शासन काल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था फाहियान। हुएनसांग किसके शासन काल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासन काल में फाहियान भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था, या फिर क्वेश्चन आएगा कि इब्न बतूता ने रहला पुस्तक
किसके शासनकाल में लिखी है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता ने रहला पुस्तक की रचना की थी। उम्मीद करते हैं ये सारी पुस्तकें, सारे लेखक और सारे शासक कंप्लीट हो गए होंगे। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हुए चलेंगे। मेरिस्नीस की पुस्तक इंडिका है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान की पुस्तक फोको की है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग पुस्तक सीयू की है, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फोर्थ में हमारा इब्न बतूता, ये राइटर दिया गया है। इसकी पुस्तक है रिहला, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये तीनों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोग विदेशी विवरण भी पढ़ चुके हैं। तो आज का मेन पॉइंट हमारा था इतिहास के 7 समय कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो कि हमने आपको विधिवत क्लास में बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्यारे साथियों को क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हर एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस भी एग्जाम में हमारा हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा, हर क्लास हिस्ट्री की, पहला तो पॉइंट हमारा ये सुनहरा मौका रहेगा कि हमारी हर क्लास बेसिक से स्टार्ट हो रही है। हमारी आज ये सेकेंड क्लास थी, ये बेसिक से ही क्लास है। अभी हम इतिहास में प्रवेश नहीं किए हैं, ठीक है। अभी हमारा बेसिक पॉइंट चल रहा है। 2-3 क्लास और होगी, उसके बाद हम लोग इतिहास में प्रवेश करेंगे। सबसे पहला देखिए क्या होता है, किसी भी चीज की जड़ यानी बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करें, तब हमारा टॉपिक बेस्ट रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।